हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ सिंह। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जुडिशरी एग्जाम और आप कैसे जज बन सकते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं डिटेल में, जो कि आप समझ लेंगे तो इजीली आप आसानी से अपने खुद सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू ही जज क्वालिफाई हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा, एक जज का जो पावर होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि नो बडी द बियॉन्ड द लॉ। लॉ से बड़ा कोई नहीं है। लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है। हर फील्ड में आप चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, कितना धन दौलत प्रॉपर्टी कितना भी हो, लेकिन एक जज के सामने, एक कानून के सामने सभी छोटा पड़ता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई है नहीं। एक प्रधानमंत्री को भी बुलाने का, मजिस्ट्रेट को, ये मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में खड़ा करने का कानून के पास पावर है। इसलिए दोस्तों, कानून के अगर आप समाज सोसाइटी में एक रुतबे, अपनी एक इज्जत प्रतिष्ठे के साथ, मान मर्यादा के साथ, हैसियत के साथ रहना चाहते हैं, तो हम तो ये बोलेंगे कि आप जुडिशरी के एग्जाम क्वालिफाई करें। और आज आप जानते हैं कि बहुत कम उम्र में बच्चे 24 साल में, 25 साल में, 23 ईयर में जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, सिविल जज का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी अपनी कंट्री है, 140 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, उसमें जजेस की संख्या कितनी है? ओनली नियर अबाउट 24,000। आप ये सोच के देखो कि इतना बड़ा देश और जजेस की संख्या 24,000, बिलो 24,000। दोस्तों, जैसे कि हाईकोर्ट का आप जजेस के बारे में बता देता हूँ, पूरे हाईकोर्ट का मिला लो, इंडिया में 25 हाईकोर्ट हैं, उसमें आप टोटल अगर मान के चलो तो परमानेंट जजेस जो है ना, नियर अबाउट 1100 के पास है। सुप्रीम कोर्ट में ओबियस 33 जजेस की सीट है। उसके अलावा पूरे ट्रायल कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और भी ट्राइब्यूनल का मिला लो तो ओनली 23,000 के आसपास जाता है। दोस्तों, मेरा ये कहना है दोस्तों, इस फील्ड में एक मतलब मोर देन 1.5 लाख पॉपुलेशन पे एक जज पढ़ते हैं। इसीलिए इंडिया में इतने सारे केस पेंडिंग चल रहे हैं। मोर देन आप समझ लो कि करोड़ों केस पेंडिंग चल रहे हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम ट्रायल कोर्ट में इतने केस पेंडिंग चल रहे हैं। लेकिन मैं अब ये टॉपिक पे आना चाहता हूं कि आप जुडिशरी का एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक प्लानिंग के थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बोला गया है ना, इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। डैट मीन्स अगर आप प्लानिंग ठीक से नहीं किए ना, तो अपने आप को फेल होने का प्लान कर लिया है। इसलिए कुछ नहीं करना है। मुझे दुख इस बात की होती है, जो कि जुडिशरी की तैयारी करने के नाम पे लोग 3 लाख 4 लाख रुपए ले लेते हैं। अरे भाई, तब गरीब बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं ना, तब तो जज बनने की सपना उसका भी नहीं रहे। टैलेंट है, बुद्धि है, सब कुछ भगवान उसको दिए हुए हैं। एक फाइनेंशियली कैपेसिटी के कारण वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस नहीं दे पाते हैं, जुडिशरी की तैयारी में ठीक से नहीं कर पाते। मेरा सुझाव है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 5-10 हज़ार के खुद का किताब खरीदने हैं, टेक्स्ट बुक। जो मैंने अब एक बात बता देता हूं कि इसमें जजेज के जो एग्जाम होती है ना, पहला तो होता है सिविल जजेज का एग्जाम, जो आपको 22 साल से शुरू हो जाती है, जो कि लॉ कॉलेज से बच्चे निकलते हैं और जुडिशरी का एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, सिविल जजेज का एग्जाम। दूसरी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो जजेज का एग्जाम ही नहीं होता, वो डायरेक्ट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। और कॉलेजियम सिस्टम में जिसका, जो आपको जान के ये बहुत आश्चर्य लगेगा कि इंडिया में ओनली 100 फैमिली से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं, ओनली 100 फैमिली से। डैट मीन्स कहीं न कहीं किसी न किसी का भाई भतीजावाद, एक दूसरे से लिंक होना, मिनिस्ट्री में सेटिंग होना, ऊपर लेवल तक कोई पहचान होना, जिसके कारण वो जज बन जाते हैं। कॉलेज डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाती है, इवन डायरेक्ट वकील को भी जज बना देते हैं। तो मेरा ये कहना है, वो तो मुद्दा अलग है, लेकिन मेरा एक मुद्दा ये है कि आपको सिविल जजेज के एग्जाम पहले कैसे क्वालिफाई करेंगे। और सिविल जजेज के एग्जाम के लिए तो मैं बहुत बताया कि आप डायरेक्ट लॉ कॉलेज से पास आउट हुए, आप चाहे 3 ईयर का कोर्स किया, 5 ईयर का कोर्स किए, आप डायरेक्ट जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हो। दूसरा, अगर आप लॉयर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एडीजे का एग्जाम होती है, जो कि जिसके लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 10 ईयर के बाद ही आप एडीजे के लिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात पर हम आते हैं कि जुडिशरी सिविल जजेज के एग्जाम जो बच्चे अभी 12 ईयर 5 ईयर 3 ईयर के लॉ करके आए हैं, वो कैसे तैयारी करें और खुद से तैयारी करके इजीली निकल जाएगा। मैं बताया प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चलना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो अच्छे से आपको टेक्स्ट बुक, इसमें 2-3 चीज़ आप बहुत ध्यान रखेंगे। पहला तो आपको मेजर एक्ट पे पूरा तरह कंट्रोल होना चाहिए। मेजर एक्ट में क्या क्या हो गया, जैसे पहले था आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, अब हो गया न्याय
संहिता, सुरक्षा अधिनियम और साक्षर अधिनियम। अब उस चीज़ को आपको करना है। चौथा रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छे से करना है कंट्रोल, उस पर कमांड। सीपीसी पे भी अच्छे से पढ़ना है। ये सब मेजर एक्ट हो गए। उसके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसके बाद जहाँ हर एक राज्य की अपनी जुडिशरी की एग्जाम होती है। जुडिशरी के एग्जाम में क्या होती है कि मेजर लॉ ये सब जो मैंने बताया वो तो रहेंगे ही नहीं है। इसके अलावा माइनर एक्ट जैसे एनएक्ट हुआ, पास्को एक्ट हुआ, इस तरह का जो और अपना लोकल एक्ट भी, उस स्टेट का एग्जाम जब होती है तो उसका लोकल एक्ट भी रहते हैं। उसके कारण लोकल एक्ट पे ही पढ़ना है। लेकिन इसके लिए जो मेजर एक्ट पे पहले आपको फोकस करना है। मेजर एक्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक लें, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ जाएं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर है। दूसरी बात, आप ये एक हैबिट डालें कि कैसे हम कोरिलेट करके पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल आप भारतीय सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, सीआरपीसी में अब तो उसका सुरक्षा अधिनियम के नाम से हो गया है, तो मेरा बीएनएसएस एक्ट बन गई है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारा सेक्शन जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारा सेक्शन को आप जैसे सीआरपीसी में भी बहुत सारा सेक्शन एक दूसरे से कोरिलेट होते रहते हैं। उसके अलावा खुद के वो सीआरपीसी के दूसरे सेक्शन से कोरिलेट होंगे। उसके अलावा दूसरे एक्ट जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उससे भी कोरिलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एफआईआर, आप सिंपल एफआईआर पढ़ते हो, एफआईआर में आपको आप जानते हो 173 में अब एफआईआर है, जो 154 में जो एफआईआर होती थी अब 173 में एफआईआर हो गई। लेकिन एफआईआर तो हो गई, लेकिन एफआईआर का क्या एविडेंटरी वैल्यू है, एविडेंटरी वैल्यू क्या है, उसके लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट को कोरिलेट करना पड़ेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट को कोरिलेट करने के मतलब क्या, आप 148 में आप अगर जाते हो, 148 में कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में बात किया गया है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है एफआईआर में जो बयान दिया उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि एविडेंटरी वैल्यू उसकी क्या है, बिकॉज एफआईआर इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, एविडेंस नहीं है, लेकिन उसको कोरिलेट और कोरबोरेट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब मान लो कि आपका जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया 148 में बताया, और 157 में आप देखो कोरबोरेटिव एविडेंस की बात करते हैं। अगर मान लो पुलिस के सामने कोई बयान दिया 27 का में, मतलब 161 का जो बयान होता था अब 1 आ गया 180 में, आपके नए कानून बीएनएस एक्ट में 181 में आ गए पुलिस के सामने, जो पुलिस जो अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। अब मान लो करती है, लेकिन उसका रिकवरी पार्ट को एडमिसिबल माना गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के 27 में। तो इस तरह से कोरिलेट करना शुरू कीजिए आप। उसके अलावा एक एग्जांपल और मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप मान लो कि सिंपल आप बनते हो कि जैसे हमको लीगल एक्ट की बात करी गई है। लीगल एक्ट आप अगर मान को नया एक्ट में हिसाब से लीगल एक्ट पहले जो 300 में होता था सीआरपीसी में, अब मान लो कि 340 में आ गया। अब 340 या 341 में आ गया लीगल एक्ट। लेकिन लीगल एक्ट को आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 से कोरिलेट करो, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में है। जैसे डबल जियोपार्डी जो होती है, डबल जियोपार्डी के बारे में जो आप पढ़ते होंगे कि एक चीज़ के लिए दूसरी 2 बार सजा नहीं हो सकती है, सेम फैक्ट सेम सर्कमस्टेंस में, जो कि पहले 300 में होती थी सीआरपीसी में, अब 337 में आपका जो डबल जियोपार्डी की बात हो गई है। इसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 से कोरिलेट करो। इसी तरह आपको ये करना है। जैसे कन्फेशन, आप कन्फेशन आप पढ़ते हो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी एडमिशन कन्फेशन पढ़ते हो, आप सीआरपीसी में पढ़ते हो। तो इसका अर्थ बहुत सारे, अगर मैं कोरिलेट करके बताने लगूं तो मुझे ये बहुत 10 वीडियो में भी मुझे कोरिलेट करके, मैं क्रिमिनल लॉ को अगर मैं कोरिलेट कर लूँ सीआरपीसी को एविडेंस से, एविडेंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मैं कोरिलेट करूँ तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि आपको इस तरह से पढ़ने हैं, उसका टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के 5 साल 10 साल के क्वेश्चन पेपर लें और उसको आप देखें कि किस तरह से उसको हम क्वेश्चन पूछा गया है, किस पैटर्न पे पूछा गया है, उसकी तैयारी करें। और मेरा ये कहना है दोस्तों कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है जिसमें समझने में आपको दिक्कत होगा। अगर आप थ्रू आउट टेक्स्ट बुक अगर पढ़ते हैं तो आपको, हाँ। उसके बाद रहा जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, लीडिंग जजमेंट जो आते हैं
किसी चीज़ पे, चाहे अरेस्ट पे हो, एफआईआर पे हो, किसी भी चीज़ पे, सीपीसी में जो अमेंडमेंट पे हो या 617 पे एप्लीकेशन हो, किस तरह का अमेंडमेंट होते रहे हैं या उस पर लैंडमार्क जजमेंट क्या होते आए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा लैंडमार्क जजमेंट आया है, और उसको फंडामेंटल राइट्स पे कौन नया नया आर्टिकल 24 पे क्या आया है, 21 पे क्या आया है। तो मेरा ये कहना है कि आपको हर तरह से एक दूसरे को मतलब आपको अपडेट रहना पड़ेगा जजमेंट के बारे में। जजमेंट को आप देखते रहें, समझते रहें, और ये इस तरह से आप अगर हैबिट बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। मेरा ये कहना है कि मेरा एज ए लॉयर, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में भी एज ए विजिटिंग फैकल्टी क्लास लेता हूँ, लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ, स्पेशली क्रिमिनल लॉ के कोरिलेट करके समझाने के कॉन्सेप्ट के लिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम लोग इसके बीच बीच में हम लोग एक डेमो क्लासेज भी आपको देते रहते हैं, और इसका एक शॉर्ट ब्रीफ 5-10 क्लासेज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये जनरली लॉयर के लिए भी है, और जो जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, एज ए क्रैश कोर्स टाइप से। आपको कोई भी 2.5 लाख 3 लाख देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप घर बैठे हुए तैयारी करें, सिर्फ एक आइडिया ले लें, जानकारी ले लें और उस पैटर्न पे चलें। मुझे डेफिनेटली विश्वास है दोस्तों कि आप क्वालिफाई करेंगे, और जज का पोजीशन को आप प्राप्त करने के बाद आप देखेंगे कि लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।